तो मैं अगले 15-20 मिनट में आप लोगों के साथ कुछ फैक्ट शेयर करूंगा, जो कि आप अगर फॉलो करेंगे तो उससे आपको जो है काफी बेनिफिट रहेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है सीओपीडी, व्हाट आर द ट्रिगर्स एंड हाउ टू प्रिवेंट देम। यानी सीओपीडी मींस क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। उससे जो है क्या क्या चीजों से वो बढ़ती है और उससे हम बचाव कैसे करें। स्लाइड। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से शेयर किया, आज का हमारा टॉपिक है सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ट्रिगर्स एंड हाउ टू अवॉइड देम। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो है, इट्स ए कंडीशन दैट लिमिट्स द फ्लो ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, जिससे कि हवा का जो आना जाना जो है उसके अंदर रुकावट होती है, फेफड़ों से अंदर और बाहर हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। तो इसको सीओपीडी कहते हैं। इसके मुख्य लक्षण क्या क्या हैं? इसके मुख्य लक्षण है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस का फूलना, खांसी, छाती में साय साय की आवाज आना, बलगम और फटीग यानी थकान रहना। कुछ चीजें हैं जिनसे सीओपीडी जो है वो बढ़ जाती है या फ्लेयर अप हो जाती है, उसको हम अंग्रेजी में एक्यूट एक्सर्बेशन ऑफ सीओपीडी कहते हैं। तो इसको हम कैसे मैनेज करते हैं और किन कारणों से ये सीओपीडी बढ़ती है और इसके एक्सपोजर को हम कैसे कम कर सकते हैं। जिन चीजों से सीओपीडी या सांस की बीमारी बढ़ती है उनको हम ट्रिगर्स कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मेन ट्रिगर्स कौन कौन से हैं और उनको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहला ट्रिगर तो जैसा आपसे शेयर किया है, वेदर है। सर्दियों का मौसम या बहुत ज्यादा गर्मी और ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर एंड वेदर कैन कॉज सीओपीडी सिम्टम्स टू वर्सन। कोल्ड, ड्राई और हॉट एयर कैन ट्रिगर ए फ्लेयर अप। According to a study, temperature extremes below freezing point are particularly dangerous. यानी कि बहुत ठंड के मौसम में जहां पर की बर्फ पड़ती है वहां पे सांस के रोगियों को सर्दियों में नहीं जाना चाहिए। बहुत से हमारे पास पेशेंट आते हैं कि हम विंटर में जो है स्नोफॉल देखना चाहते हैं, या शिमला, मनाली या लेह लद्दाख जाना चाहते हैं। तो सांस के रोगियों को ऐसे पहाड़ी इलाकों पर अगर हो सके तो अवॉइड करना चाहिए विंटर मौसम में। उल्टा जो पहाड़ों के लोग हैं सर्दियों के मौसम में वो नीचे प्लेन्स में आ जाते हैं। तो हम लोगों को खास तौर पे जिनको सांस की तकलीफ है, ऐसे पेशेंट्स को विंटर्स में हिल स्टेशन पर और स्पेशली ऐसी जगह पर जहां पर की बर्फ पड़ती है, स्नोफॉल होती है, वहां पर नहीं जाना चाहिए। और बाकी दूसरा मैंने बताया जहाँ तेज हवाएं चलती हैं और ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, जैसे कि बरसाती मौसम होता है, उसके अंदर जो है नमी ज्यादा हो जाती है, या तेज हवाएं चलती हैं जैसे गर्मियों में अप्रैल में और जुलाई में, तब भी सीओपीडी बढ़ सकती है। तो दोनों जो है एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंड, दोनों ही सीओपीडी को जो है नुकसानदायक करते हैं। लेकिन मेन जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जो ज्यादा ठंड या एकदम जैसे चिल्ड हवा है, और खास तौर पे दिल्ली में जैसे सुबह को और रात के समय सांस के रोगियों को नहीं जाना चाहिए। इन 2 महीने में अगर आपको पार्क वगैरह या घूमने भी जाना है तो आप दिन के समय चले जाए 9-10 बजे, जबकि सूरज निकल आता है। और कभी बहुत ज्यादा धुंध है तो उस दिन आप सैर को अवॉइड कर दें और दोपहर के समय में पार्क चलते हैं। मैनेजिंग कोल्ड वेदर, तो इसको ठंड में हम अपना बचाव कैसे रखें। ठंड के अंदर जो है, क्योंकि ठंडी हवाएं चलती हैं, तो इसमें नाक और मुंह को कवर करके रखें। जब भी आप बाहर जाएं आप एक मास्क या मफलर या स्कार्फ वगैरह यूज कर सकते हैं, या दोनों हाथों से नाक और मुंह को इस प्रकार से ढक सकते हैं। अगर कोई भी चीज आपके पास नहीं है, रुमाल वगैरह है तो उससे भी बांध सकते हैं। आजकल तो कोविड के कारण जो है मास्क तो सभी लोग यूज कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता ही है। इंडोर जो है अंदर ह्यूमिडिटी रहनी चाहिए। आप जो हीटर चलाते हैं ड्राई वाले, ब्लोअर जो होते हैं, उससे खास तौर पे ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, नमी कम हो जाती है, उससे सूखी खांसी हो जाती है। तो ऐसे में आप अगर ब्लोअर यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप एक पानी की बाल्टी या डिब्बा में पानी भर के कमरे में रख दें, और आइडली ऑयल हीटर वगैरह जो है जिनसे कि ह्यूमिडिटी कम नहीं होती वो यूज कर सकते हैं अगर हीटिंग की जरूरत पड़ रही है रूम में। तो उस तरह से जो है
आप ये देखें कि कमरे का वातावरण जो है, अंदर जहाँ रहना है हमने घर में, वहां का भी ठीक है और वहां सूखी हवा न हो, और ब्लोअर जो है उससे काफी नुकसान रहता है। अगर बहुत ज्यादा गर्मी है और ह्यूमिडिटी है, जैसे बरसातों में नमी हो जाती है, या जो सी साइड एरियाज हैं जहाँ समुंदर के आसपास के एरियाज हैं, सिटीज हैं, वहां पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे में भी सीओपीडी बढ़ जाती है। ऐसे में एयर कंडीशनर, एसी ऑन करके आप अंदर रह सकते हैं। तो यही एक तरीका है जिसमें कि सीओपीडी में जो है मौसम के हिसाब से बचाव कर सकते हैं। एयर पॉल्यूशन, सीओपीडी ट्रिगर्स। दूसरा जो है, एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, आपको पता ही होगा। अभी एयर क्वालिटी जो है दिल्ली में वेरी पुअर थी और सीवियर थी, जिसके कारण स्कूल भी बीच में बंद करने पड़े थे। इसमें जो है आउटडोर और इंडोर एयर पॉल्यूशन जो है दोनों ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग सोचते हैं कि घर के अंदर रहेंगे तो एयर पॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन इंडोर कमरों में, घर के अंदर भी काफी ज्यादा पॉल्यूशन रहता है, जिससे सीओपीडी और बाकी सांस के रोगियों को, जिनको अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, आईएलटी है, उनकी जो है सांस की तकलीफ एकदम बढ़ जाती है। और बाहर जो मेन एलर्जेंस होते हैं उनमें डस्ट, पॉलन और स्मॉग ये रहती है, और जो घर के अंदर रहते हैं यहाँ पर भी डस्ट वगैरह काफी रहती है, तो हमें इनसे बचाव करना है। बाकी कॉमन आउटडोर एलर्जन जो हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, इंडस्ट्रीज हैं, लोग सर्दियों में आग वगैरह जलाते हैं, आपने देखा होगा गलियों में लकड़ी वगैरह जलाते हैं। कोयले की बर्निंग पे तो सब जगह अभी बैन है दिल्ली में। और अंदर जो है उनमें जो एलर्जन जो इंडोर होते हैं हमारे घर के अंदर, वो जो है उनमें डस्ट होती है, मिट्टी, पॉलेंस हैं। पेट्स अगर रखते हैं, कुत्ता बिल्ली वगैरह अगर हम पालते हैं, उसके बाद सफाई के लिए हम लोग जो है क्लीनिंग प्रोडक्ट यूज करते हैं। कई बार पेंटिंग होती है, ये लाइजॉल है, डेटॉल है, और क्लींसर यूज करते हैं। कुकिंग में तो आजकल सीएनजी आ गई है, बट फिर भी कई बार फ्राई ज्यादा करते हैं या तलते हैं, उससे जो है धुआं उठता है। या लकड़ी वगैरह जलाते हैं या कोयला जलाते हैं विंटर के मौसम में, कई जगह पर ह्यूमिडिटी होने से फंगस लग जाती है, उससे भी इन्फेक्शन होती है। परफ्यूम्स होती हैं या धूप अगरबत्ती वगैरह हम लोग जलाते हैं, कई लोगों को वो धूप अगरबत्ती की स्मेल या तेज गंध होती है परफ्यूम की, डिओड्रेंट की, वो सूट नहीं करती, तो हमें इन चीजों से भी बचाव करना है। तो जो बाहर का एयर पॉल्यूशन है, आउटडोर एयर पॉल्यूशन है, उसके लिए जो है एक तो ठंडी हवा में मत जाएं, और दूसरा मास्क लगा के रखें। तो मास्क तो आपने देखा ही होगा कि कोरोना के कारण जो है अभी सभी लोग मास्क लगा रहे हैं। दूसरा जो है, बाहर जो है सर्दियों के मौसम में थोड़ा आप अपना एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी कम करें, क्योंकि विंटर में जो है सांस के रोगियों को ज्यादा एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करने से जब एयर पॉल्यूशन हो तो फायदे की बजाय नुकसान रहता है। इसलिए जो है अंदर अगर पॉल्यूशन लेवल ज्यादा हाई है तो आप अपने घर के अंदर रहें, और घर के अंदर रहने में काफी बेनिफिट रहता है, बाहर की हवा से बचाव हो जाता है। तो लेकिन घर के अंदर भी हमारा पॉल्यूशन लेवल हाई रहता है, उसको कैसे कम करें? उसमें क्या है कि कुछ लोग जो है एयर फिल्टर वगैरह यूज कर सकते हैं। एयर फिल्टर किसी भी अच्छी कंपनी का जो है एयर प्योरीफायर जो होता है वो आप रूम में लगा सकते हैं, उससे भी काफी लोगों को बेनिफिट रहता है, और ये इंडोर एयर पॉल्यूशन को कम करने में बेनिफिशियल रहता है। और उसके बाद जो है एक ओजोन लेयर होती है, जिससे कि सीओपीडी के फ्लेयर अप होते हैं। ओजोन जो है हमारी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो कि सूर्य की जो नुकसानदायक किरणें हैं, सन रेज हैं, उनको नहीं आने देती। लेकिन ओजोन का लेवल जो है मई से सितंबर में और दोपहर के समय काफी ज्यादा होता है, तो समर मंथ्स में दोपहर के समय आप बाहर ना निकलें। इंडोर एयर पोल्यूशन को कैसे मैनेज करें, उसके लिए तो आपसे बात हुई है। एयर प्योरीफायर जो है वो आप यूज कर सकते हैं रूम में। उसके बाद जो है प्लांट्स वगैरह लगा सकते हैं घर में, पेड़ पौधे लगा सकते हैं, उनसे भी जो है वो कई पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो एयर को क्लीन करते हैं। उसके बाद अपने घर की जो है डस्टिंग और वैक्यूमिंग कर सकते हैं,
लेकिन इसमें ये है कि जिस आदमी को सांस की तकलीफ है, जिसको सीओपीडी या अस्थमा है, प्रीफरेबली उस व्यक्ति को घर की सफाई नहीं करनी चाहिए और घर में जो है सूखा झाड़ू लगाने की बजाय जो है गीला पोंछा लगाएं, मॉपिंग करें। उससे क्या है कि धूल मिट्टी वगैरह जो है कम उठती है। और अगर केमिकल वगैरह जो है आपको यूज नहीं करते तो प्लेन पानी का पोछा लगा सकते हैं। कई बार जैसे लाइजॉल या डेटोल या और फिनाइल वगैरह डालते हैं पानी में पोछे के लिए, तो उससे भी कई लोगों को इरिटेशन होती है। अगर वो आपको सूट नहीं करता तो आप जो है प्लेन पानी का पोछा लगवा सकते हैं। और ज्यादातर जो है गीले कपड़े से सफाई करें। और कमरों के अंदर जो है, क्योंकि इंडिया में डस्ट लेवल काफी हाई है, बहुत हैवी क्वालिटी के जो है वो आप ये कारपेट वगैरह या हैवी पर्दे मत रखें। कमरे में कम से कम सामान रखें जहाँ पे आप सोना, और अगर कोई एक्स्ट्रा सामान है तो आप उसको जो है स्टोर रूम वगैरह में रखते हैं। और रजाइयाँ वगैरह हैं तो उनको आप रेगुलर धूप लगाएं, उनके कवर नियमित रूप से धुलवाएं। पर्दे जो हैं उनको भी पतले पर्दे लगाएं, बहुत हैवी पर्दे ना लगाएं, उसमें भी डस्ट आ जाती है। और कारपेट वगैरह कमरे में ना बिछाएं और कमरे में डेली जो है वेट मॉपिंग करें। और बाकी जो है वैक्यूम क्लीनर भी यूज कर सकते हैं जहां पर कि पोछा वगैरह नहीं लग सकता। तो गीले कपड़े से सफाई करनी है, गीला पोछा लगाना है, सूखे कपड़े से सफाई कम करनी है। और जो सांस का रोगी है उसको जो है खुद सफाई नहीं करनी। तो अगर कोई और दूसरा आदमी कर दे या कोई हेल्पर है वो सफाई कर सकते हैं। और एयर प्योरीफायर जो है वो आप अपने रूम में यूज कर सकते हैं, जिससे कि इंडोर एयर पोल्यूशन कम होगा। बाकी इन्फेक्शंस होती हैं, क्योंकि आपको पता ही है सर्दियों में इन्फेक्शंस ज्यादा होती हैं। और सांस के रोगी को जब भी ये इन्फेक्शन होती है तो खांसी, बुखार, बलगम और फीवर वगैरह और कॉमन फ्लू जो है वो हो जाता है पेशेंट को, सीओपीडी सिम्टम्स आ जाते हैं। सीओपीडी ट्रिगर्स क्या होते हैं, इसमें हमने बात करी थी एक तो वेदर की, जो कि ज्यादा ठंड और गर्मी है। दूसरा फिर हमने एयर पॉल्यूशन की बात की थी। तीसरा ट्रिगर जो है इन्फेक्शंस है। इन्फेक्शंस आपको पता है सर्दियों के मौसम में आम खांसी, जुकाम, ठंड वगैरह सबको लगती है। इसको एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस कहते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी सांस के रोगी हैं उनके लिए ये काफी नुकसानदायक होती है। और इसमें जो है अगर हम इसको एक्यूट एक्सर्बेशन को या एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को समय रहते इसको ठीक कर लें तो बढ़िया है, नहीं तो फिर ये निमोनिया हो जाता है। और अगर निमोनिया बन जाता है तो फिर ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। और बार जो है सीओपीडी और अन्य सांस के रोगियों को निमोनिया के कारण हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ता है। तो इसके सिम्टम क्या है, खांसी जो है आपकी बढ़ जाती है, सांस लेने में दिक्कत बढ़ जाती है, बलगम बढ़ जाती है, बुखार होने लगता है। तो जैसे जितनी ही आपको नॉर्मल खांसी रहती है या बलगम रहती है या सांस फूलती है, उससे अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो इसका मतलब आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया और आपको इसका तुरंत जो है डॉक्टर से मिलके ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देना चाहिए। तो हमें इन इन्फेक्शन से भी बचना है और इसके लिए निमोनिया से भी बचाव करना है, क्योंकि अगर इन्फेक्शन हम नहीं इलाज करेंगे तो ये निमोनिया बन जाएगा और निमोनिया के कारण फिर जो है ये हॉस्पिटल में हमें एडमिट होना पड़ेगा। तो इन्फेक्शन को हम कैसे बचाव करें? इन्फेक्शन से बचाव करने के लिए इजीएस्ट वे है कि तीन जो कॉमन चीजें हैं, एक तो हाथ हम अपना धोएं, दूसरा मास्क लगा के रखें, तीसरा जो है सोशल गैदरिंग्स को या भीड़ भाड़ वाली जगहों से अपना बचाव करें। उसके बाद जो है वैक्सीन जो अब अवेलेबल है, एक तो सभी रोगियों से निवेदन है, इवन नॉर्मल लोगों से, कि आप कोविड या कोरोना की वैक्सीन जरूर लगवा लें। और सांस के रोगियों के लिए तो ये बहुत ही जरूरी है। वैक्सीनेशन कोविड की जो है अब साइंटिफिकली भी सभी गाइडलाइंस में रिकमेंडेड है। इसकी 2 डोज लगती हैं। ज्यादातर लोगों ने उम्मीद है कि लगवा ली होगी। जिन्होंने नहीं लगवाई है वो अपनी सबसे पहले कोविड की वैक्सीन लगवा लें, ये सबसे जरूरी है। और अब साइंटिफिक लिटरेचर जितनी भी गाइडलाइंस हैं सीओपीडी की, ओल्ड गाइडलाइंस होती हैं, उसमें लिखा है कोविड वैक्सीन आप लगवा लीजिए। दूसरा जो है आप सभी को पता ही होगा, स्वाइन फ्लू भी इस पर काफी केसेस आए थे हमारे पास अभी विंटर्स में और अभी आ भी रहे हैं। तो हर साल जो है
या फ्लू या इन्फ्लुएंजा, उसके अंदर एक उसका वेरिएंट होता है वायरस का जिसको स्वाइन फ्लू कहते हैं, उसकी वैक्सीन आप सभी लोग लगवा लें, जिसको इन्फ्लुएंजा या फ्लू शॉट कहते हैं। ये हर साल अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच में लगती है, तो ये सभी आप हर साल अपना लगवा लिया करें। जहां भी आप रहते हैं आसपास के डॉक्टर से या मैक्स हॉस्पिटल में आके आप लगवा सकते हैं। तीसरी वैक्सीन, पहली जो है कोविड की वैक्सीन है, दूसरी फ्लू वैक्सीन है, और तीसरी जो है निमोनिया की वैक्सीन है। निमोनिया की वैक्सीन जो 65 से कम के लोग हैं उनको न्यूमोवैक 23 लगेगी, और जो 65 से ऊपर के लोग हैं उनको वंस इन लाइफ टाइम लगती है, प्रेवनार 13 करके वैक्सीन आती है। ये एक बात जरूर रखें कि 2 वैक्सीन के बीच में मिनिमम 4 हफ्ते का या 1 महीने का गैप होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर आपने कोविड वैक्सीन लगवाई है तो कोई भी दूसरी वैक्सीन लगवाने से पहले 1 महीने का गैप रखें। बट फ्लू और निमोनिया की वैक्सीन जो है दोनों एक साथ आप लगवा सकते हैं, लेकिन उसकी साइट जो है अलग अलग होनी चाहिए, दोनों बाजू पे लगती है और अलग अलग बाजू पे इकट्ठी आप लगवा सकते हैं। तो ये वैक्सीनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है एक तीसरी वैक्सीन, चौथी वैक्सीन भी रेकमेंड की है, जो कि काली खांसी और डिप्थीरिया और टेटनस की है। इसको टीडैप वैक्सीन कहते हैं। ये एडल्ट्स में एक सिंगल शॉट बोली है गवर्नमेंट ने और WHO ने और जितनी साइंटिफिक बॉडीज हैं, जो कि काली खांसी को प्रिवेंट करती है। तो ये भी एक ऑप्शनल वैक्सीन है। ये टीडैप वैक्सीन है जो कि टेटनस, डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस इससे बचाव करती है। इसका एक सिंगल शॉट आप लोग लगवा सकते हैं। इसके बाद क्लीवलैंड क्लिनिक जो है, जो USA में है, उनकी रिकमेंडेशंस हैं इन्फेक्शन से बचने के लिए जो है आप अपने आप को हाइड्रेट रखें। सर्दियों में अक्सर हम पानी कम पीते हैं, लेकिन पानी आपने प्रचुर मात्रा में 5 से 6 गिलास पीना है। 1.5 से 2 लीटर तक पानी पिए। अपनी सफाई रखें, डेली नहाएं, गुड हाइजीन रखें, अपनी पर्सनल हाइजीन को अच्छा रखें, और घर के अंदर भी साफ सफाई रखें और घर के साथ आस पड़ोस में भी साफ सफाई रखें। जो अपना घर का कूड़ा है उसे इकट्ठा करके कूड़े की गाड़ी में डालें। ये नहीं कि घर का कूड़ा जो है घर के बाहर दूसरे के घर के आगे डाल दिया या कहीं और कॉमन प्लेस में, पार्क में फैला दिया। तो इस प्रकार से नहीं करना। अगर समाज में सभी लोग सफाई रखेंगे तो बीमारियां कम होंगी। खाली घर के अंदर नहीं, घर के आसपास का वातावरण भी जो है वो साफ रखें, पार्क वगैरह में भी सफाई रखें, और घर का कूड़ा जो है इकट्ठा करके डस्टबिन में, आजकल कूड़े की गाड़ी आती है, उसमें जो है कूड़ा आप डालिए। अपने घर में जो है नियमित रूप से वेट मॉपिंग करें। अंदर जो है एयर प्योरीफायर आप यूज कर सकते हैं। और जो लोग सांस की बीमारियां हैं उनको अननेसेसरी सोशल गैदरिंग्स में नहीं जाना चाहिए। जहां पर भीड़ भाड़ है, वहां पर क्राउडेड प्लेसेस में या क्लोज स्पेसेस हैं, वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपके चांसेस ज्यादा है कि आप किसी और से इन्फेक्शन कैच कर लेंगे। अगर आपको कोल्ड या फ्लू या रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो इसका इलाज जल्दी से जल्दी करें। सिगरेट स्मोकिंग, COPD का जो है आपको मैंने बताया था कि मुख्य कारण जो है वो स्मोकिंग होता है। 70 to 80%, 85% लोगों में पहले जो है स्मोकिंग, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, चिलम, चुरूट, है ना, इनके कारण जो है COPD होती थी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। लेकिन अब जो डाटा आ रहा है उसमें क्या है, स्मोकिंग जो है 50% लोगों में COPD के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जिन लोगों ने आज तक कभी बीड़ी, सिगरेट, हुक्का वगैरह नहीं पिया है उनमें 50% में नॉन स्मोकर COPD डेवलप हो गई है। पहले ये जो परसेंटेज था 80 to 85% ये बीमारी जो है स्मोकर्स में ही होती थी, लेकिन अब 50% स्मोकर्स में होती है, 50% नॉन स्मोकर्स में होती है। और स्मोकिंग जो है ये सबसे रिसर्च और डॉक्यूमेंटेड है COPD के लिए। और इसमें जो है COPD के जो है, जो भी आदमी बीड़ी सिगरेट पीता है उसको बहुत ज्यादा रिस्क है। सिगरेट स्मोकिंग में जो है टार, कोयला जो निकलता है, कोलतार जो होता है, सड़क बनती है जो आपको पता ही होगा, जो कंक्रीट के साथ मिलाते हैं वो कोलतार होता है उसमें, और करीब 3000 से ज्यादा टॉक्सिक केमिकल होते हैं जो लंग्स को इरिटेट करते हैं और इससे कैंसर भी हो जाता है। इसके अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं जो हमारी बलगम को साफ करते हैं, सीलिया कहते हैं, जो कि माइक्रोस्कोप या दूरबीन से दिखाई देते हैं। तो ये लंग्स को डैमेज करते हैं, तो जो बलगम की सफाई जो है नॉर्मल कुदरती तौर पे लंग्स करते हैं वो नहीं हो पाती। और बीड़ी सिगरेट पीने वालों में अक्सर खांसी और बलगम की बीमारी रहती है। ये पार्ट ऑफ डिजीज है, ये आपको जड़ से खांसी बलगम कभी भी ठीक नहीं होगी।
कि जब तक लाइफ टाइम है आपको ये मेडिसिन लेनी होगी और लाइफ टाइम खांसी बलगम रहेगी। ये बीमारी का ही हिस्सा है और इन कारणों से और इन्फेक्शन से जो है सीओपीडी के सिम्टम जो है बढ़ जाते हैं। तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं या धुएं वाले वातावरण में रहते हैं या स्मोकर्स के पास बैठते हैं, तो स्मोकिंग का मतलब यह है कि तंबाकू का सेवन किसी भी प्रकार से करना। अगर आप बीड़ी सिगरेट नहीं पी रहे, सिगरेट नहीं पी रहे, तो एक दूसरा आदमी कहता है बीड़ी शुरू कर दो, बीड़ी नहीं पी रहे तो हुक्का शुरू कर दो, हुक्का नहीं पी रहे तो चिलम शुरू कर दो। ये कहने का तात्पर्य है कि किसी भी रूप में बीड़ी सिगरेट हुक्का तंबाकू का सेवन नहीं करना। ये नहीं कि बीड़ी बंद करी तो गुटखा खाना शुरू कर दिया, खैनी खानी शुरू कर दी, जो तंबाकू होता है जो मुंह में रखते हैं नस्वार लेनी शुरू कर दी। तो ये जो है जहर के फॉर्म अलग है। एक टैबलेट बंद करी तो ये नहीं गोली खानी शुरू कर दी, ये सिरप ले लिया। आप लोग जो है इसको मोटे तौर पे समझिए कि किसी भी प्रकार से तंबाकू का सेवन नहीं करना, चाहे वो स्मोक्ड टोबैको या स्मोकलेस टोबैको। सिगरेट स्मोकिंग को जो है बंद करना है और कोई भी आपके आसपास स्मोक ना करे। पार्कों में लोग मैंने देखा स्मोक कर रहे होते हैं, बैठे होते हैं, और बच्चे भी आजकल काफी स्मोक करते हैं और गवर्नमेंट ने हुक्का वगैरह भी सब रेस्टोरेंट में स्टार्ट कर दिया है, लोगों ने घरों में भी हुक्का पीते हैं। तो ये सब नुकसानदायक है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपका ट्रीटमेंट तभी स्टार्ट होगा सीओपीडी का जब आप बीड़ी सिगरेट हुक्का वगैरह तुरंत बंद करें। तो आपको ये सिगरेट स्मोकिंग हमेशा के लिए बंद करनी है और परमानेंट बंद करनी है और आपको स्मोक फ्री रहना है और दूसरे किसी का जो पैसिव स्मोकिंग है, जो स्मोकर है, उसके आसपास भी नहीं बैठता। और काफी इसके लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं और जो कि डॉक्टर और संस्थाएं अवेलेबल हैं जो आपको स्मोकिंग छुड़वाने में आपकी मदद करेंगे। उसके बाद सीओपीडी का जैसे बीमारी है, इसमें जो सांस की नलियां जो होती हैं, अंदर से खाली पाइपें होती हैं। जब सिगरेट पीते हैं तो उसमें अंदर से जो नलियां हैं, बाहर से तो उसका डायमीटर इतना ही रहता है, लेकिन जो एकदम वो सिकुड़ के इतनी हो जाती है। बाहर से मोटाई कम नहीं होती, लेकिन अंदर से जो उसका आने जाने का, हवा का आने जाने का रास्ता है, वो कम हो जाता है। उसके अंदर जो है उसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं, उसमें परमानेंट कोयला जमा हो जाता है और हवा का जो है लंग्स के अंदर आना और जाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। इसी को एयर फ्लो लिमिटेशन कहते हैं, जिसके कारण खांसी बलगम होती है। और दूसरा एम्फीसीमा होता है, उसके अंदर क्या होता है कि हमारे एल्वियोलाई होते हैं जो कि अंगूरों के गुच्छे की तरह होते हैं। उसमें जो है अंगूरों के गुच्छे जो है वो बदल के बड़े बड़े गुब्बारे बन जाते हैं। तो बीच के जो है उनके जो मेम्ब्रेन्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं और वो फेफड़े जो हैं ज्यादा फैल जाते हैं और उसके अंदर परमानेंट हवा भर जाती है। वो हवा जो है परमानेंट भरी रहने से वो अंदर बाहर नहीं होती, जिससे रोगी को हमेशा सांस फूलती रहती है। इसको डायनेमिक हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं कि इसके अंदर जो हवा जो है वो परमानेंट भर गई है और हम हवा पूरी अपनी बाहर नहीं छोड़ पाते, फेफड़े खाली नहीं कर पाते हैं। और रिस्क फैक्टर जो है सीओपीडी के लिए आपसे मैंने बता ही दिए थे, स्मोकिंग और सेकेंड हैंड स्मोक जो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा लंग इरिटेंट्स होते हैं जैसे केमिकल्स, फ्यूम्स वगैरह हैं, एयर पॉल्यूशन है। एक जन्म से बीमारी होती है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी जीन, जो कि कई लोगों में जन्म से होती है। अगर जिन्होंने स्मोकिंग नहीं करी और उनको सीओपीडी है तो उनको ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी का टेस्ट जो है, ये सिंपल ब्लड टेस्ट है, ये करवाना चाहिए। और कई बच्चे जो हैं जिनको बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होती हैं, उन लोगों में भी जो है ये सीओपीडी के चांसेस बढ़ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके कोई सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं और मैं जो है उनको आंसर करूंगा। आप चैट बॉक्स में जो है अपने क्वेश्चंस टाइप कर सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल जवाब है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपको सीओपीडी या किसी भी और सांस की बीमारी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है, कुछ अन्य जानकारी प्राप्त करनी है, तो आप बहुत ही हैप्पीली पूछ सकते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए सर। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, इज इट रिकमेंडेबल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज प्लस योगा?
for हाँ जी, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो है काफी अच्छी हैं। आप इनको नॉर्मल कोर्स में कर सकते हैं, जो कि जैसे लोम अनुलोम, सांस को धीरे धीरे लंबा बाहर छोड़ना। और एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आता है जिसमें 3 बॉल्स होती हैं प्लास्टिक, उसको ट्राइफ्लो कहते हैं या इंसेंटिव स्पायरोमीटर कहते हैं। वो केमिस्ट से 250-300 रुपए में मिल जाता है, तो वो आप परचेज करके उसके थ्रू भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो जैसे sir, हमारी what about morning walk, sir? सर मॉर्निंग वॉक के लिए क्या रिकमेंड करेंगे आप? मॉर्निंग वॉक मैंने बताया, अगर बहुत ज्यादा ठंड है या धुआं है या एयर पॉल्यूशन है तो बहुत ज्यादा अर्ली मॉर्निंग 5 बजे या 6 बजे 7 बजे मत जाइए। सर्दियों में महीना 2 महीने जब धुंध हो जाती है उस टाइम पे अवॉइड करें, और जब धूप निकले 8-9 बजे तब आप मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं। और उन सर 15-20 डाइट, मिनट में जब धुआं होता है, धुंध होती है, उस टाइम आप दोपहर में चले जाएं। सर व्हाट अबाउट डाइट साइड, डाइट व्हाट यू रिकमेंड सर डाइट के लिए? डाइट के लिए सर जो नॉर्मल हेल्दी डाइट है वो आप लीजिए सर्दियों में। पानी खूब पिए, सब्जियां फल वगैरह खाएं, न्यूट्रिशियस डाइट लें, सिगरेट बीड़ी शराब इन चीजों का सेवन ना करें। बस रेकमेंडेशन यही है, बीड़ी सिगरेट शराब इन चीजों को नहीं लेना। और नॉर्मल हेल्दी डाइट जो भी मौसम के हिसाब से फल और सब्जियां हैं, जो घर का खाना है, वो सब आप ले सकते हैं। थैंक यू सर। अशोक शर्मा जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ जी, डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। ये जो आपने वैक्सीन्स बताई हैं निमोनिया और फ्लू की, कैसे लगवाएं इनको, इनकी कॉस्ट क्या है? कॉस्ट तो केमिस्ट से पता चलेगी आपको जब भी आप परचेज करेंगे। आप कहाँ रहते हैं? रोहिणी सेक्टर 15। तो आप हमारे हॉस्पिटल में आके लगवा सकते हैं सर। निमोनिया और फ्लू की वैक्सीन जो है एक साथ लग जाएगी, और टीडेफ की जो है वो 1 महीने बाद लगवा लें। और कोविड वैक्सीन से कम 1 महीने का डिफरेंस होना चाहिए। कोविड वैक्सीन आपने कब लगवाई थी? को तो 6-7 महीने हो गए साहब। हाँ ठीक है, तो आप हमारे यहाँ आ जाइए। एज कितनी है आपकी? 71। एज कितनी है सर? 71 सर। हाँ जी, 71 साल, 71। हाँ तो आपको फ्लू का शॉट लगेगा और दूसरा निमोनिया में जो है प्रेवनार 13 लगेगी। 2 वैक्सीन लगेंगी, और तीसरी वैक्सीन जो है वो ऑप्शनल है, टीडेफ की जो मैंने बताई थी। केमिस्ट से पहले जाके लेंगे, आप लिख के देंगे तब लेंगे केमिस्ट से? हाँ बेहतर है आप हॉस्पिटल में आके लगवा लें। सेक्टर 15 से तो पास ही है बिल्कुल, मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग, जी जी जी, हैदरपुर मेट्रो स्टेशन। आप आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। किस डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करना होगा सर? ये चेस्ट डिपार्टमेंट है, पल्मोनोलॉजी लोग, हम लोग लंग से डील करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल है तो आप आके पूछ सकते हैं या बात कर सकते हैं। नवीन सेठी जी, आपको खुद को अनम्यूट करना होगा, आपकी स्क्रीन पे एक ऑप्शन आ रहा होगा। हाँ कर दिया था। ऐसा है, मेरी मिसेस को निमोनिया हुआ था पिछले साल जो है लॉकडाउन शुरू होते ही, और उसके बाद ट्रीटमेंट चलता रहा, और जो है लंग स्पेशलिस्ट को भी दिखाया। उन्होंने स्टेरॉइड पर डाला, पहले एंटीबायोटिक पर डलते रहे, अल्टरनेट मंथ एंटीबायोटिक चलती रही। फिर जो है फरवरी में लंग स्पेशलिस्ट को दिखाया, लंग स्पेशलिस्ट ने स्टेरॉइड पर डाला। फिर उसमें सेकेंड लॉकडाउन में वो अपॉइंटमेंट उन्होंने मना कर दी, और अब मैंने जो है फोर्टिस के हॉस्पिटल में दिखाया है। उन्होंने फ्लू शॉट लगा दिया उन्होंने 3 दिसंबर के आसपास, और पहले 2 कोविड के इंजेक्शन लग चुके हैं। अब जो है सांस जो है बड़ा फ्रीक्वेंटली फूल जाता है, और जो है स्टीरॉइड अभी चल रही है। उन्होंने मिथाइल प्रेडनिसोलोन पर शुरू किया था 32, then 16, then 8, then 4. Now it is consuming 4 mg daily. हाँ जी, तो अभी मेरे को क्या पूछना चाहते हैं आप बताइए सर। अभी इनकी जो परेशानी है वो परेशानी काफी, मतलब अभी कुछ 10-15 दिन से काफी बढ़ रही है। हालांकि जो फोराकार्ड 400 का जो है वो इनहेलर भी लेते हैं मॉर्निंग में, इवनिंग में, लेकिन जो है दिक्कत अभी वो कम नहीं हो रही। तो आप कहाँ रहते हैं सर? जीटीबी नगर।
हाँ, ये किंगजर कैंप के पास होगा ना? बिल्कुल वही किंगजर कैंप जीटीबी नगर। हाँ जी, इनका सीटी स्कैन हुआ है इनका? सीटी स्कैन हुआ था सर, उसमें उन्होंने बताया कि वो जो है अंदर, वो पहले इन्होंने ILD बताई थी, फिर बाद में बताया जी कि आपका जो है वो वो एक दूसरी आगे जो एडवांस है उसका क्या बोलते हैं, वो एक एस टेस्ट कराया था, उसके बाद उन्होंने डायग्नोसिस बदल दिया उन्होंने। आप जो है ना, अगर आप चाहें तो सीटी स्कैन और रिपोर्ट्स के साथ एक बार हमारे यहाँ हॉस्पिटल में आके मिल सकते हैं। मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग, जो कि हैदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास पड़ता है, वहाँ पे लंग्स डिपार्टमेंट है। मैं डॉक्टर इंदर मोहन चोगू, चेस्ट डिपार्टमेंट में डायरेक्टर एंड हेड के। आप डॉक्टर साहब नाम रिपीट करेंगे सर जरा, मैं वो उसमें फिर इंदर मोहन चोग। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अभी जैसे अगर मेरे को अभी फर्क नजर नहीं आता, देन आई विल गेट इन टच विद यू, क्योंकि ये जो है इसमें लंग्स डिपार्टमेंट है, इसको पल्मोनोलॉजी बोलते हैं अंग्रेजी में, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे हमारी ओपीडी है ई। एक ग्राउंड फ्लोर पर भी तो ऐसा था आपकी मेरे ख्याल? नहीं, लेफ्ट हैंड पर, लेफ्ट हैंड पर। काफी पिछले जब से हॉस्पिटल बना, फर्स्ट फ्लोर पे ही हमारी ओपीडी है ई। ओपीडी अंदर आएंगे ना, ग्लास लिफ्ट है, कांच की लिफ्ट के साथ ही पहली मंजिल पे ओपीडी रूम नंबर 3, लंग्स डिपार्टमेंट। इनके जो टेस्ट भी हुए थे सारे ब्लड टेस्ट भी अभी दिसंबर में कराए हैं हमने। ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ, आप चाहें तो एक बार हमारे से भी मिल सकते हैं, कि हम कुछ उनकी और बेहतर हेल्प कर पाए। राइट सर, मुझे ना क्योंकि ये जो है बहुत फ्रिक्वेंटली सांस फूल जाता है ना, बहुत दिक्कत होती है, फिर चलना फिरना तो बंद हो गया, लेकिन वो 4 कदम चलने पर भी सांस फूल जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता, वो खांसी उठती है तो फिर जो बंद नहीं होती। उम्मीद करेंगे कि वो बेहतर हो जाए, और जो हेल्प होगी हम करेंगे। आप एक बार आके मैक्स हॉस्पिटल में आप आके हमसे मिल सकते हैं। काइंडली, मैं और सारा कागज लेता हूँ मैं आपके पास, और फिर देखते हैं उसमें क्या पर्दा अच्छा निकलता है। जी सर। राइट सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, मोस्ट वेलकम सर। RD वर्मा जी, आपके स्क्रीन पे ऑप्शन आ रहा होगा अनम्यूट करने का, आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ जी, हम आपको सुन रहे हैं, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। RD वर्मा बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी मैं खाना खाने बैठता हूँ या खाता हूँ, उस वक्त मेरी नाक बहने लगती है। हाँ जी, तो इसके लिए ना आप थोड़ा घर में स्टीम ले लें, और अगर आप चाहें तो उसके बाद कई बार नेजल एलर्जी होती है, तो उसके लिए आप आके एक बार हमें हॉस्पिटल में जो है मिल सकते हैं। मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग, पल्मोनोलॉजी ओपीडी, लंग्स डिपार्टमेंट या चेस्ट डिपार्टमेंट कहते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे हमारी ओपीडी ई है, और मेरा नाम जो है डॉक्टर इंदर मोहन चुग है। मैं डायरेक्टर और हेड हूँ लंग्स डिपार्टमेंट का, पल्मोनोलॉजी का। और बाकी घर पर जो है गर्म पानी की भाप ले सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं सुबह शाम, और जरूरत हो तो एक बार आप आके कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। सविता सेठी जी, आपका कोई क्वेश्चन है तो आपके स्क्रीन पे एक ऑप्शन आ रहा होगा। हाँ जी, आप अनम्यूट हो चुके हैं, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। आपने जो वैक्सीनेशन का बताया है, तो फ्लू का और उसका, तो इज इट इम्पोर्टेंट, सबको लगवाना चाहिए? इज इट? हाँ जी, मेडिकली रिकमेंडेड है मैम। तो इसमें जो है सबके लिए रिकमेंडेड है, खास तौर पे जो 60 साल से ज्यादा एज है। फ्लू का तो यंग लोगों को भी लगवाना चाहिए। निमोनिया का जो वैक्सीन है वो 65 से नीचे दूसरा लगता है, 65 के बाद दूसरा लगता है। और इसमें जो है जिन लोगों को सांस की बीमारी है, किडनी डिजीज है, डायबिटीज है, कैंसर है, कोई ट्रांसप्लांट हो चुका है, या इम्यूनिटी डाउन है, लिवर डिजीज है, हार्ट डिजीज है, उन लोगों को सभी एज ग्रुप्स में निमोनिया का वैक्सीन भी लगवाना चाहिए। बट अगर 60 से ऊपर एज है तो निमोनिया वैक्सीन सबके लिए रिकमेंडेड है। और उसके बाद जो है एक टीडैप वैक्सीन है, तीसरा टेटनस, डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस का, वो भी एक बूस्टर डोज लगवानी चाहिए। मैंने चेन्नई में चेक किया था डॉक्टर से, एंड उन्होंने तो रेकमेंड नहीं किया, कहते नहीं कोई जरूरत नहीं है लगवाने की। आपकी एज कितनी है? 75। हाँ, तो इसमें फ्लू और निमोनिया वैक्सीन तो रिकमेंडेड है, ये तो यूनिवर्सल रिकमेंडेशन है। अच्छा, आई विल चेक ऑन इट। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू।
उर्वशी जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन आ रहा होगा अनम्यूट का, आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते। डॉक्टर साहब, मेरे को पिछले 2 दिन से शाम के टाइम बहुत ज्यादा खांसी होती है, नॉन स्टॉप। शाम को होती है यूजुअली, या अर्ली मॉर्निंग होती है, और उससे वीजिंग भी होती है, एंड आई एम गेटिंग फीवर इन द इवनिंग। आपको जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लक्षण है, सिम्टम है चेस्ट इन्फेक्शन के, तो आप जो है एक बार डॉक्टर को कंसल्ट कर लें। अगर आप हमारे हॉस्पिटल आना चाहती हैं तो मोस्ट वेलकम। मैक्स हॉस्पिटल, शालीमार बाग, हैदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास है। फर्स्ट फ्लोर पे पल्मोनोलॉजी लंग्स ओपीडी है, कांच की लिफ्ट के पास, ग्लास लिफ्ट है, अंदर आएंगे रिसेप्शन से, वहां से फर्स्ट फ्लोर पे लंग्स या चेस्ट ओपीडी में आएंगे। मैं डॉक्टर इंदर मंजू को मंडे टू सैटरडे 10 to 5 अवेलेबल होता हूँ हॉस्पिटल में, तो आप एक बार आके हमें कंसल्ट कर सकते हैं, या अगर आप घर के आसपास किसी डॉक्टर से जो है चेस्ट इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट ले लीजिए। और डॉक्टर साहब, ये जो निमोनिया की आपने शॉट कहा है वैक्सीनेशन, हाउ फ्रीक्वेंटली इज इट टू बी टेकन? मैडम, एज के ऊपर डिपेंड करता है। न्यूमोवैक वैक्सीन जो है वो हर 5 साल में लगती है। 65 के बाद उसको नहीं लगाते। 65 के बाद जो है प्रेवनार 13 लगती है। नहीं, आई एम 64। तो एक आप न्यूमोवैक लगवा सकते हैं और उसके 6 मंथ बाद प्रेवनार लगवा सकते हैं। फ्लू शॉट जो है हर साल लगेगा। हाँ, फ्लू शॉट तो मैं हर साल लेती हूँ, निमोनिया का भी लेती हूँ, आई थिंक once in 4 years। निमोनिया का तो 65 के बाद जो है ना, न्यूमोवैक 23A की वैक्सीन आती है, वो 65 से कम एज में लगती है। अब अगर आपको लग चुकी है तो नेक्स्ट टाइम 65 आप जब होंगे तो प्रेवनार 13 लगवा लीजिएगा, वो वंस इन ए लाइफ टाइम है, तो एक ही बात लगेगी। ठीक है जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। ओके, नमस्कार। नमस्कार जी। Okay, so I think हमने almost सारे question take up कर लिए हैं. So in the end, I would like to thank Dr. I.M. Chugh. So sir, thank you so much for such an informative and wonderful session. And I hope कि हमारे senior citizens को आज काफी कुछ जानकारी मिली होगी. And सभी senior citizens का भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस webinar को time से join किया. So yeah, thank you so much everyone. Thank you, नमस्कार।